किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में हमारे अनाज वाली फसलें, धान वाली जो बहुत सारी प्रकार की फसलें, उसमें हमारे सब्जियों का उत्पादन होता है और सब्जियों में सबसे प्रमुख है हमारी आलू की फसल। आलू की फसल हमारे देश में बहुतायत क्षेत्रों में बोई जाती है, बहुत अधिक उत्पादन होता है। अब आलू की फसल इस समय खुदाई की अवस्था में है। आज हम आए हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साग भाजी प्रक्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ हैं आज डॉक्टर एसपी पाठक जी। आप यहां पर प्राध्यापक हैं और सब्जियों पर खास काम कर रहे हैं, खासकर आलू पर। हम आइए बात करते हैं उनसे कि आलू किस समय किस अवस्था में है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आलू की जो फसल है लगभग तैयारी की ओर है और जिस तरह से मौसम देखा गया कि फरवरी में पूरी बरसात होती रही, हमारे किसान भाई खुदाई नहीं कर पाए समय से, तो ये अब खुदाई का तरीका क्या अपनाना चाहिए? जैसे कि बरसात रुक गई है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिनसे उन्हें कोई नुकसान ना हो? जी किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि आपकी आलू की फसल तैयार है। या तो आप कुछ लोग जो पहले बोए होंगे बीच में खोद लिए होंगे, लेकिन अभी हमारी बहुत सारी फसल हमारे खेत में पड़ी हुई है। और चूंकि प्रथम सप्ताह से लेकर के और अंतिम सप्ताह तक लगातार जो है 2-3 बार ऐसी बरसात हो गई है करीब करीब हर क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश के और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, तो इस समय आलू की खुदाई करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन किसान भाई, आलू जो है, आलू आप दो तरीके के लिए पैदा करते हैं। एक तो आप जो है पैदा करते हैं खाने के लिए और एक आप उसको बीज के लिए पैदा करते हैं। तो आप जो बीज के लिए आलू को रखना है आपको शीतगृह में, उसमें जो है बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हम उसके लिए क्या करते हैं कि आलू की जो है, जब आलू 90 दिन की हो जाती है, मतलब परिपक्व हो जाती है आलू, तब उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं कि उसकी लाग को काट देते हैं। लाग मतलब उसका जो तना होता है उसको हम काट देते हैं और काट देने के बाद जो है उसको वहीं पर रख देते हैं। वो इसलिए रख देते हैं कि आलू जो है धूप की रोशनी से, अगर उसमें आलू फटी हुई है, मेड़ फटी हुई है, तो उसमें क्या होगा कि वो आलू जो है हरी हो जाएगी। वो हरी हो जाएगी तो पकेगी नहीं, वो खाने योग्य नहीं रहेगी, उसमें सोलनीन हो जाता है। तो इसलिए जो है, और आलू की जो बीज पैदावार किसान करें, वो आलू को की लाग की कटाई बहुत पहले करना चाहिए, करीब 1 महीना पहले करना चाहिए। लाग ऊपर का जो तना है, ऊपर का तना है, इसलिए कि इसमें एक विषाणु रोग होता है, वायरस रोग लगता है, जिसमें कि टमाटर की पत्ती की तरह इसमें गुरचिया जाती हैं पत्तियां। इसमें पत्ती ऐसे गुरचिया जाती हैं, जैसे टमाटर के पौधे में पौधे लगता है। तो उससे क्या होता है कि इसमें कंद में पता कुछ नहीं चलता, लेकिन इसमें जब अगली बार उस बीज को बोया जाता है तो उसमें 15-20%, 10% पैदावार कम होती है। और तने काटने के पहले 10 दिन पहले से कोई उसमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नमी अगर ज्यादा रहेगी तो आलू सड़ेगा। और इसके काटने के करीब 10 से 15 दिन के बाद तब इसकी खुदाई करनी चाहिए। इसको काटने के बाद कभी तुरंत खुदाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप शीतगृह में रखेंगे, उसका तना जो है वो उसका जो छिलका होगा वो जो है वो परिपक्व नहीं होगा, तो रगड़ के आपके बोरे के रगड़ से, आपके कोल्ड स्टोरेज के रगड़ से रखते उतारते समय उसका चना अगर छिल जाएगा तो आलू शीतगृह में सड़ जाती है। क्योंकि जब किसान भाई शीतगृह से आलू निकालते हैं बोने के लिए या खाने के लिए, तो बाद में बहुत सारी सड़ी आलू निकलती है। तो या तो तापमान का कभी गड़बड़ हो जाता है, या तो जब परिपक्व उसकी जो है स्किन नहीं रहती तो उसके बाद भी उसमें गड़बड़ होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज और देखने में आई है, कभी कभी देखा गया कि आलू हरी होती है। हाँ। मतलब अच्छा ढेर लगा, उसमें 1-2 आलू आपको हरी कलर की मिल जाती है। क्या इसी कारण नहीं है, यही कारण है? आलू जो है धूप के कारण लगती है। धूप नहीं, आप घर में भी रखें, अगर प्रकाश उसमें जा रहा है तो आलू हरी हो जाएगी। अच्छा, धूप नहीं लगती। हाँ, कुछ प्रजातियां कम हरी होती हैं, कुछ ज्यादा होती हैं। जो लाल स्किन की प्रजाति है वो कम हरी होती है, जो सफेद होती है वो ज्यादा होती है। तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आलू का जो है प्रकाश से जो है ज्यादा वो न हो, धूप उसको न लगे, तो उसमें आलू जो है कम जो है उसमें वो हरी होती है। आपने जो सावधानियां बताई, अगर हमारा किसान अब खुदाई करना चाहे, जैसा कि मौसम साफ हो रहा है, तो क्या तरीका अपनाना चाहिए? मशीन से करना चाहिए, हाथ से करना चाहिए, खुरपी से करें? कुछ किसान बड़े पैमाने, देखिए खुदाई तो जिनके बड़े किसान हैं उन तो मशीन से भी कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने क्षेत्र में बता रहे हैं कि इतनी नमी है, आप देखते हैं सुबह आके, यही समस्या हमारे सभी किसान भाइयों के साथ में है और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ किसान भाई नादानी में या ना जानकारी के अभाव से वो खुदाई कर सकते हैं, तो हमारी उपज पे क्या प्रभाव पड़ सकता है इससे? देखिए, उपज पर तो प्रभाव अब नहीं पड़े, क्योंकि अब हमारे किसानों की फसल मैच्योर हो चुकी है। फसल पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, जो कंद बनना है वो कंद बन चुका है। ठीक है, आलू अगर 90 दिन पहले, 85 दिन पहले, 95 दिन पहले, 100 दिन पहले जिसकी बोई हुई है, वो तो अब हमारी आलू परिपक्व हो चुकी है।
लेकिन सवाल यह है कि अगर हमको शीतगृह में रखना है तो किसान भाई अगर इस समय खोद करके उस शीतगृह में जाकर के रखते हैं तो आलू सड़ जाएगी, 100% आलू सड़ जाएगी इस दशा में। तो इस समय इसमें सबसे पहली चीज ये कि कम से कम 15 दिन तक हमारा खेत खोदने लायक नहीं होगा। जब एकदम जमीन की मिट्टी की मेड़ की नमी बिल्कुल सही हो जाए, किसान खोदता है हर साल, उसको आइडिया है कि जो हमारे किसान भाई की हमको कब खोदना चाहिए। उसके बाद जो है जब मिट्टी बिल्कुल एकदम भुरभुरी टाइप की हो जाए, बहुत हल्की नमी रहे, तब उसको मेड़ से आप खोदिए। खोदने के बाद इसमें 2-3 चीजें करनी चाहिए। जब खुदाई किसान भाई करते हैं तो उसमें कुछ आलू में कुछ बीमारी होती है, कुछ धब्बे होते हैं, उसको छांट देना चाहिए। जो आली बहुत बड़ी साइज के होते हैं बहुत, उनको भी छांट देना चाहिए, बीज के लिए रखना चाहिए। और जो है आलू कटे फटे हों उनको भी छांट देना चाहिए, छटाई कर देनी चाहिए। हाँ, अगर छटाई नहीं करते हो, शीतगृह में कटा आलू जा रहा है तो निश्चित रूप से उसमें बीमारी लगेगी और वो जो है आलू सड़ेगा। इसलिए किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें कि जो शीतगृह में आलू जा रहा है वो बिल्कुल जो है वो कम से कम 10 दिन के बाद जो है नमी खूब सूख जाए, उसके बाद निकले। खुदाई करने के बाद कम से कम 1 हफ्ता तक उसको बैग में न भरें, क्योंकि 1 हफ्ता पहले बैग भरेंगे उसमें नमी ज्यादा रहेगी तो उसका छिलका हट सकता है। छिलका हटेगा तो फिर उसमें बीमारी आएगी। आलू अगर कटा फटा होगा तो उसमें बीमारी आएगी। तो उसकी अच्छी तरह से छटाई करके, और एक और आलू के साथ है कि आलू जो है वो बहुत घने बोरे में नहीं रखना चाहिए। जैसे एक होता है चीनी का बोरा, एक होता है और बोरा हल्का बोरा, इसमें हवा जा सकती हो। जाली तो अगर जाली हो, अगर हवादार थोड़ा सा बोरा रहेगा, भले वो 1 ही साल चले तब आलू टिकेगी। अगर चीनी के बोरे में किसान अगर उसको करेगा तो आलू सड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी और नहीं सड़ेगी। तो आप देखते होंगे जब कोल्ड शीतगृह से आलू निकलती है और बड़ी आलू को आप काटते हैं तो उसमें आलू बीच में काला काला हो जाता है। काला आलू देखा सब्जी काला आलू हो जाता है, देखता है कभी कभी काला हो गया। तो काला आलू उसमें जाता है कि उसमें हवा नहीं जाती, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से वो एक वातावरण से जनित बीमारी है जिसमें कि ऑक्सीजन न मिलने से बीमारी हो जाती है। आलू का बैग किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें 50 किलो से ज्यादा आलू आवे रखने के लिए, नंबर 1। और दूसरे, उसमें कटा छटा किसी भी तरीके से जो है दागी आलू जो है शीतगृह में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आलू अगर कटा है, अगर इस तरीके से कटा है या यहाँ पर अगर लग गया खुरपिया फावड़ा, आलू अलग नहीं हुआ लेकिन चीरा लग गया है, जैसे ये कट गया है ये थोड़ा सा खुदाई में, जी हाँ, तो ये नुकसान कर सकता है। ये नुकसान सड़ेगा। ये कटा भी इतना न हो, अगर आपका ऐसे लग गया है आपकी खुरपी से या कुदाल से, अगर लग गया है, आलू की छिलका नहीं हटा है लेकिन उसमें ऐसे चीरा लग गया है, तब भी वो बाद में सड़ेगा। तो अगर इसका आप विशेष ध्यान दें। और इसके बाद अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल न बीज खराब हो तो 3% जो है वो बोरिक एसिड का घोल, बोरिक एसिड का घोल बना लें और आलू को स्प्रेयर में, आलू को उसको स्प्रेयर से उसके लाट पर उलट पुलट करके अगर उसको छिड़क दें और उसके 2-3 दिन बाद अगर उसकी बैगिंग करके करें तो आलू जो कोल्ड स्टोरेज निकलने से बाद में सड़ता है शीतगृह से, वो बिल्कुल नहीं सड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं कि नमी हो तो खुदाई न करें, जब खेत सूख जाए तब खुदाई करें। दूसरी बात, छटाई अवश्य कर ले, जालीदार बोरा होना चाहिए, उसमें हवा जाती रहे। कुछ किसानों को हमने देखा है कि आलू की खुदाई करने के बाद खेत में आलू का ढेर लगा देते हैं, उसके बाद ढेर से तब उसको आलू निकाल, क्या वो ढेर लगाना उचित होगा? देखिए, बीज के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर खाने के लिए आप लगा रहे हैं और ढेर अगर 2-3 दिन तक पड़ा रहेगा तो उसमें हरा होने की संभावना रहेगी। जब आप बाद में रखेंगे, अंदर रखेंगे, तो उसमें जल्दी से जल्दी उसको छाया में रखना चाहिए। आलू को मतलब छाया में डाल, जी हाँ, छाया में सुखाना चाहिए। ये तो समस्या हमारे इस वर्ष किसान भाइयों के साथ की बरसात हो गई, इस तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन अगर हमारा किसान भाई अगली बार से कोई प्लान बनाना चाहता है, प्रबंध करना चाहता है आलू की खेती के लिए, क्योंकि आलू की खेती बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में होती है, तो उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि भैया आलू की खेती के लिए आपको ये बीज चुनिए, ये प्रजाति अवरोधी है, ये रोग नहीं लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आलू की खेती किसान हमारे यहाँ अक्टूबर से लेकर के और नवंबर तक आलू लगाता है अपने खेत में। तो उसमें क्या होता है किसान भाइयों को के लिए कि उसमें आप पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करें। उसमें सड़ी गोबर की खाद डालनी चाहिए। अगर सड़ी गोबर की खाद आप न डाल सकें और बरसात में आपको अगर खेत खाली है तो उसमें आप ढैंचा बुआ दें और ढैंचा बुआ करके 1 महीने के बाद उसको पलटवा दें। पलटवा देने से क्या होता है कि उसमें जो है जैविक खाद बन जाती है और वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर सही जुताई के बाद सही मात्रा में आप खाद पानी दे करके उसको समय से बोएंगे, हमारे खास करके अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 अक्टूबर के बाद आप कभी भी बो सकते हैं। 20 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक का बहुत ही समय अनुकूल है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा पहले बो सकते हैं कि वहां का तापमान पहले थोड़ा सा दिन का तापमान कम हो जाता है। हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा जो है तापमान
वो बढ़ा रहता है दिन में, तो ज्यादा अगर तापमान रखा दिन का तापमान तो आलू सड़ता है। इस वजह से अगर आप 20 अक्टूबर, ये कहा जा सकता है कि समय से बुआई करेंगे, हर चीज जो वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुत की गई है उसको अपनाएंगे तो आलू का अच्छा उत्पादन होगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने आलू की जो इस समय अवस्था है और किसान भाइयों क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। कुपोषण भारत छोड़ो। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है ताकि हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य मजबूत हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, कुपोषण भारत छोड़ो। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। कुपोषण भारत छोड़ो। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है ताकि हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य मजबूत हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, कुपोषण भारत छोड़ो। किसान भाइयों, आज हम नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पशुपालन विभाग के मुर्गी पालन का जो बाड़ा है, जो शेड है, उसके सामने खड़े हुए हैं। भाइयों, हमको यहाँ एक नई चीज देखने को मिली। हमने देखा होगा कि लाल और सफेद कई प्रकार की जो मुर्गियां पाई जाती हैं, जिनका किसान भाई पालन करते हैं। यहाँ पर नई चीज ये है कि हमने एक काला प्रजाति मुर्गे की देखी है, जो कि शेड में है, हमारे पीछे खड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये काली मुर्गी की प्रजाति क्या है, इसमें क्या खासियत है, इससे क्या लाभ हो सकते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप सिंह कश्यप, जिनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने और भी मुर्गियां देखी, कई प्रकार की प्रजातियां हैं। ये जो काला है मुर्गे, ये काले कलर का है, रंग है, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या महत्व है? देखिए, ये जो नस्ल है मुर्गी की, इसे कहते हैं कड़कनाथ। कड़कनाथ नाम? जी, कड़कनाथ है ये। और ये बेसिकली मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। इनका ओरिजिन वहीं का है और आदिवासी लोग इनका पालन बहुत करते हैं। ये जो आप देसी मुर्गी के नाम से जानते हैं, ये देसी प्रजाति ही है, एकदम शुद्ध देसी नस्ल है। इसकी खासियत यह है कि इसका रंग काला होता है, इसकी त्वचा भी काली है, इसका रक्त भी काला है और इसकी हड्डियां भी काली होती हैं। इसका रक्त भी काला है? जी, इसका रक्त भी काला है और इसमें, इसके मीट में और इसके ब्लड में लौह तत्व बहुत पाया जाता है। लौह तत्व की अधिकता है इसमें। आयरन? जी, आयरन की। ये जो नस्ल है, ये अंडे के हिसाब से आप देखें तो भी बेहतर है और इसका मांस बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गी का मांस बहुत लोग पसंद करते हैं। जी जी। लेकिन इसका मांस का जो स्वाद है, ये कुछ हट के है और देसी मुर्गियों की अपेक्षा ज्यादा स्वादिष्ट लोग पसंद करते हैं इसको। जी जी। और बड़े शहरों में ये बहुत पसंद किया जाता है। मतलब हर प्रकार से ये लाभकारी है। जी। हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारा किसान जो कि अभी जो नॉर्मल मुर्गी पालन कर रहा है, अगर ये काले प्रजाति की मुर्गी पालन करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, कैसे जानकारी मिले, क्या? देखिए, ये जो कड़कनाथ है जी, इसके शुद्ध नस्ल के चूजे आपको राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली से मिल सकते हैं और हम भी वहीं से लाए हैं और हमारे यहाँ से भी इसके चूजे बेचे जाते हैं। तो अगर किसान भाइयों को चूजे चाहिए होते हैं तो हमसे संपर्क करते हैं और संपर्क करने के लगभग 21 दिन बाद उनको चूजे मिल जाते हैं। पहले भी मिल सकते हैं अगर हमारे पास हैचरी में ये उपलब्ध हो तो। ये कड़कनाथ जो आपने प्रजाति बताई डॉक्टर साहब, इसका जो पालन का तरीका है, रख रखाव का तरीका है, कैसे बनाई? जिस तरह से आपने ये शेड देख रहे हैं, किसान हमारा क्या करे तैयारी? हर किसान के पास सारी व्यवस्थाएं नहीं है। जी, देखिए, इस तरीके का शेड तो हर किसान नहीं बना सकता, लेकिन इसके पालन में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ये जो कड़कनाथ नस्ल है, ये जैसे किसान भाई कुछ पक्षी रखते हैं जिसे कहते हैं बैकयार्ड फार्मिंग, तो उस तरीके से भी इनको रखा जा सकता है और जो
घर का बचा हुआ भोजन का अवशेष है या और भी दाना वाना है जो मार्केट में या लोकल अवेलेबल होता है, तो उस पर ये बहुत आसानी से पल जाते हैं। इनमें मृत्यु दर बहुत कम होती है और जो इनका विकास है वो ब्रॉयलर की अपेक्षा, जो ब्रॉयलर पक्षी होते हैं मीट के लिए पाले जाते हैं, उनसे थोड़ा कम है, लेकिन इनमें अंडा उत्पादन भी ठीक ठाक होता है और मांस तो अच्छी दरों पे बिकता ही है। इसमें कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जिससे कि मुर्गियों को नुकसान होता है? इसमें भय कम है क्योंकि ये देशी नस्ल है, इसलिए ये गांव के एनवायरनमेंट को या वातावरण को बहुत अच्छी तरह उसको उसमें अनुकूलित हो जाती है। और टीकाकरण की बात है, जहां तक अगर आप मुर्गी पाल रहे हैं और टीकाकरण करेंगे तो आपके लिए ही लाभकारी रहेगा। क्या उपयुक्त समय, वर्ष में किस समय हमारे किसान भाई टीका कराएं? देखिए, टीकाकरण के लिए तो जब आप जिस हैचरी से चूजे लेते हैं तो जो प्रथम टीकाकरण है वो मैरेक्स बीमारी है एक, उसका हैचरी से ही होके मिलता है आपको जी। और उसके बाद जिस क्षेत्र में आप मुर्गी पाल रहे हैं तो उस क्षेत्र के हिसाब से उस क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां आती रहती हैं या कौन कौन सी बीमारियों को होने की ज्यादा संभावना है, तो इस आधार पे उनका टीकाकरण का चार्ट तैयार किया जाता है। कई बीमारियां हैं, रानी खेत है, फाउल पॉक्स है, गम्बोरो है, तो इनमें से किस बीमारी का टीका लगाया जाए या किसका ना लगाया जाए वो क्षेत्र के आधार पे तय किया जाता है। जो आय व्यय की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो आय व्यय बहुत जरूरी होता है मुर्गी पालन में। कोई किसान अगर करता है पालन तो लगभग कितना तक लाभ हो जाता है इससे? देखिए, ये जो कड़कनाथ है जी, इसका जो बाजार है ये मुख्यतः बड़े शहर हैं, तो जो किसान कड़कनाथ का पालन करना चाहते हैं पहले तो उनको किसी बड़े शहर में संभावना देखनी पड़ेगी जी। अगर आपके आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है या मार्केट नहीं है तो आपको कड़कनाथ का व्यवसाय करने से पहले उस जो आसपास का मार्केट है उसका एक सर्वे करना पड़ेगा कि यहाँ पे कड़कनाथ का मांस पसंद करने वाले लोग हैं या नहीं हैं। अगर संभावना है तो ये कड़कनाथ का व्यवसाय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जब एक बार लोग इसका टेस्ट पा जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट है, तो इसका बाजार मिल जाएगा। अगर कोई किसान भाई इसका मुर्गी पालन करना चाहता है तो उसको जानकारी नहीं होती है, प्रशिक्षण कहाँ से लेंगे? हमारे यहाँ हमारे महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में मुर्गी पालन से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते रहते हैं। समय समय पे प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। अगर किसान भाई इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो यहाँ आके प्रशिक्षण की समय की जानकारी ले सकते हैं और जब प्रशिक्षण होगा तो उनको उस संबंध में अवगत कराया जाएगा। इसके पालन से जो है जैसे जैसे लोग खाते जाएंगे उपभोक्ता बढ़ता जाएगा, इसका बाजार मूल्य भी अच्छा मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने इस सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत है कृषि आधारित मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम सामान्यतः शुष्क रहने तथा न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप हो तो इसके नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें। अरहर की फसल में फली वेदक कीट के नियंत्रण हेतु मोनोकोटोफास 36 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। खेत की तैयारी और बीज शोधन उपरांत ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई का कार्य उचित नमी में यथाशीघ्र पूरा करें। उड़द की संस्कृत प्रजातियों जैसे शेखर उड़द 1, शेखर उड़द 2, शेखर उड़द 3, आजाद उड़द 1, नरेंद्र उड़द 1 आदि की बुआई उचित नमी में करें। खेत की तैयारी और बीज शोधन उपरांत मक्के की संस्कृत प्रजातियों की बुआई का कार्य उचित नमी में करें। किसान भाइयों, खेत की तैयारी और बीज शोधन उपरांत मूंग की संस्कृत प्रजातियों जैसे नरेंद्र मूंग 1, मालवीय, जागृति आदि की बुआई उचित नमी में करें। मसूर की खेती में निराई गुड़ाई आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें तथा माहू कीट का नियंत्रण करें।
सूरजमुखी की खेती में बुआई के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण और संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन की टैबलेशन का कार्य करें। सब्जी मटर की खेती में तैयार फलियों की तुड़ाई और विपणन का कार्य करें। प्याज की खेती में बैंगनी धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बागों में खर्रा रोग के नियंत्रण हेतु कैराथिन अथवा हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। किसान भाइयों, भिंडी की खेती में बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई, आवश्यकता अनुसार सिंचाई और संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन की टैबलेशन का कार्य करें। तो किसान भाइयों, ये थे कृषि आधारित मौसम समाचार। अगले सप्ताह मंगलवार को मौसम समाचार में कृषि संबंधी कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।